भर्तियों का एक मुहिम चली है पुलिस के अंदर, उसके बारे में आप सबको जानकारी दें। पुलिस के हवाले से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाले महीने में अप्रैल 15 के बाद एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस में होने जा रही है। हमारे पास 365 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कांस्टेबलरी के ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं और 35 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी और एडवर्टीज़मेंट जल्दी ही इसके बारे में दे दिया जाएगा अखबार में। एज़ यूजुअल तीन स्टेजेस होती हैं इनमें, जिसमें फर्स्ट स्टेज में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें चेस्ट हाइट वेट वगैरह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो होगी। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होती है, वो होगी। लेकिन ये दोनों फेजेस क्वालिफाइंग फेज़ होगी और उसके बाद रिटन टेस्ट होगी, जिसके बेसिस पे सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो चलेगा और उसके हिसाब से जो भी जिनकी भी पुलिस वेरिफिकेशंस क्लियर होंगी उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। अब जो इसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगी, इसके लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जो कि 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में दोनों ज़िलों में, लेह में और करगिल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ओरिएंटेशन कैंप, जिस पे यूथ को जिनको भी ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कौन से सिलेबस से किस किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी हो, इसके बारे में इस जो टेस्ट में जो ये कवर होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी को भी जो भी जानना चाहता हो कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है और कैसे वो सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक डीपीएल जब लेह में और एक डीपीएल करगिल में, ये दोनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 से 15 के बीच में। इनके बारे में जो नोडल ऑफिसर्स हैं, डीएसपी डीआर होंगे जो पुलिस लाइंस के होंगे, उनके मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इन पे कोई भी अपने बारे में जानकारी दे सकता है और अपनी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो जो भी विलिंग है वो अपनी जानकारी दे सकता है, ताकि हम उसी को बैचेस के हिसाब से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो अपने अच्छा से अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में परफॉर्म कर सके। धन्यवाद। देखिए, आज नए उपराज्यपाल महोदय ने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद हमको सबको अधिकारियों को ये हिदायत दी है कि यहाँ के युवा पीढ़ी में जो एक जॉब्स को लेके उनकी एस्पिरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके बारे में जितनी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब से 2021 से जब से यूटी के पास ये अधिकार दिया गया, कुल मिला के 3179 भर्तियां हो चुकी हैं। इसके अलावा 874 ऐसे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हैं, कुछ को जारी हो चुके और जो बाकी हैं, एक हम एलजी साहब के अध्यक्षता में एक रोज़गार मेला कराएंगे, हो सकता है 2 जगह कराएं, एक लेह में और एक करगिल में, जिससे सबको नियुक्तियां बांटी जाएं। इसके अलावा 697 जो रिक्रूटमेंट हैं वो पाइपलाइन में हैं, जिसमें से 473 जो हैं वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स हैं, जिसकी एग्ज़ाम अभी अप्रैल के महीने में अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से हो रही हैं। 224 ऐसी पोस्ट हैं जो कि यूपीएससी गेजेटेड पोस्ट हैं, जो ग्राउंड ऑफिसर और इस तरह की पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर वगैरह कुछ पोस्ट हैं, जिसकी भर्तियां यूपीएससी द्वारा की जा रही हैं। और मैं हाल में चेयरमैन यूपीएससी से मिल के आया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि लद्दाख की ख़ास अहमियत है और उसके लिए जो बन पाएगा यूपीएससी से उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए वो करेंगे। इसके अलावा कुल मिला
मिला के 760 वैकेंसीज और हैं जिनका अभी अलग अलग स्टेज पे रिक्रूटमेंट का दौर चालू होगा। कुछ ऐसी हैं जो यूपीएससी भेजी जाएंगी जो कि 182 हैं, और जो बैलेंस हैं उसके लिए जो प्रक्रिया है वो यूटी प्रशासन के द्वारा चलाई जाएगी। तो कुल मिला के इसके अलावा मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि इस दौरान 2017 लोगों को डीपीसी में प्रमोशन होने के चलते उनको नियुक्तियां मिली हैं। हमको ये भी हिदायत मिली है कि जितनी रिक्त पोस्ट हैं या भरी जानी है, जिनको प्रमोशन मिलनी चाहिए लोगों को, वो जो अटक रही हैं उसको भी हम फास्ट ट्रैक पे सभी विभागों में किया जाए। तो कुल मिला के आज यही हमारा संदेश है कि युवा लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के आएँ, सरकारी नौकरियों में भी आएँ, प्राइवेट में भी आएँ, और हम प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ के लिए कि रोज़गार के जितने अवसर हों वो मुहैया कराए जा सकें। आज मेरे ख्याल, हालांकि हम तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन एक और मुद्दा है जो जिस पे मैं आपके माध्यम से एलबीए को अपील करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को उन्होंने एक प्रोसेशन की बात करी है। तो मुझे लगता है ऐसा, और हमारा साझा विचार है कि ऐसे में माहौल जो है, युवा पीढ़ी जो है उनके लिए एक थोड़ा सा गुमराह होने की उनको वो होती है। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार और नए उपराज्यपाल महोदय आए हैं, वो बातचीत उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि वो बातचीत हर किसी से करेंगे, हर स्तर पे करेंगे, यहाँ भी करेंगे, करगिल में भी करेंगे और केंद्र सरकार से भी करेंगे। क्योंकि जो यहाँ के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है उसको पहुँचाने के लिए उन्होंने वादा किया है कि हर स्तर पे बात की जाएगी। दूसरा, ये बात भी हमको ध्यान रखना होगा कि टूरिस्ट सीज़न जो है वो चालू होने वाला है, और लद्दाख के बारे में जो बाहर के लोग हैं उनके मन में ये भ्रांति ना पैदा हो कि टूरिस्ट सीज़न के दौरान यहाँ पे प्रदर्शन और बंद का माहौल रहता है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम तो नई शुरुआत करने के लिए यहाँ आए हैं सभी लोग, और एक नए माहौल में, नए विचार से और खुले माहौल में बात करते हैं। तो मेरी तो अपील रहेगी, और मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है उस पर ध्यान देगी जो एलबीए की है, और ख़ास तौर पे जो लोग भी हैं सारे जुड़े हुए जो एलबीए के साथ बात करेंगे, समझाएंगे कि देखिए अभी इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रतिकूल असर आ सकता है। तो इतना ही हम कहना चाहते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो तो। सर, जो रिक्रूटमेंट की बात करी आपने, जो अभी एक एफिडेविट जमा किया जा रहा है जहाँ पे आपने अगर 10th या 12th का फॉर्म भरा है तो उसमें जो है आप ग्रेजुएशन का जो है वो आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं। तो लगभग 280 शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें आई थिंक 160 जो है वो सिलेक्टेड है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ना वो सिलेक्ट हुए हैं सर, ना वो आगे ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी परेशान हैं। देखिए, ये मैं ऑलरेडी इस पे निर्देश दे चुका हूँ। वो बच्चे जो थे वो मुझसे आके मिले थे, तो ये हमारी समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि जो मैट्रिकुलेट लेवल की पोस्ट है उसमें ग्रेजुएट नहीं आकर के एग्ज़ाम दे सकता। ये तो कभी होता नहीं है। जो हायर डिग्री का व्यक्ति है वो तो जो लोअर क्वालिफिकेशन की पोस्ट है उसमें दे ही सकता है। तो शायद कोई ऐसा रूल या ऐसा कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर था जिसके चलते प्रक्रिया अख्तियार की जा रही थी कि एफिडेविट लोगों से लिए जा रहे थे। मेरे को तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी हुई, तो मैंने निर्देश दिया कि इसमें एलजी साहब को मसौदा दे दिया जाए और इसमें जो इस तरह का अड़चन वाला प्रावधान है वो हटा दिया जाए, ताकि ये आगे से किसी को ऐसी दिक्कत ना हो। सर, ये जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है सर, क्या ये नए एलजी आ रहे हैं उनके स्वागत में दे रहा है सर, क्या लद्दाख में? देखिए, जो यहाँ रिक्रूटमेंट की एक दौर तो चल ही रही थी, लेकिन ये ज़रूर है कि आते ही, क्योंकि वो दिल्ली से आ रहे हैं, उनको ब्रीफिंग भी मिली है, दिल्ली में मिली और हम लोगों ने भी की,
तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा था वो यही था युवा का, कि हमको रोज़गार मिले। और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है किन्हीं वजहों से थोड़ा सा शुरू में सालों में स्लो हुआ हो प्रोसेस। तो उन्होंने हमको ये निर्देश दिए हैं कि इसको आप जितना जल्द से जल्द हो सके उसको ख़त्म करें। तो उसी के चलते हमको ये कहा गया कि वो आप मिलजुल के एक लोगों से ये बात रखें कि अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो छोटे छोटे बिजनेस जो अभी रिसेंटली जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं सर, जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है सर, तो इन 2 सालों में काफ़ी, क्योंकि लद्दाख के टूरिज़्म पे काफ़ी असर पड़ा है सर, बहुत टूरिस्ट कम आए सर हाल ही के पहले के दिनों में। तो उनको किस तरह देख रहा है सर, उनकी फाइनेंशियल उस पर किस तरह सरकार ध्यान दे रही है सर? देखिए, इसमें एक तो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक हम स्टार्टअप नीति पे काम कर रहे हैं, जिसमें इस तरह के लोग जो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है उसको एक लोन या सब्सिडी या इस तरह की चीज़ मिले जिससे कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाने में सुविधा हो। दूसरा, सिडको जो है हमारी कॉरपोरेशन, उसमें कई 4 कॉरपोरेशन हैं जिसकी वो चैनलाइजिंग एजेंसी है लोन देने के लिए रियायती दर पे, वो 6% पे लोन देती है। तो हमने ये कहा है कि 4 जगह पे, नुब्रा में, ज़ंस्कार में, करगिल में और यहाँ पे कैंप लगाएं। और जो युवा लोग लोन लेना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हम फैसिलिटेशन करें। सर जो पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बात करें, ज़्यादातर जो हवलदार लेवल के जो कश्मीर में उनकी जो बैच में थे सब इंस्पेक्टर तक पहुंच चुके हैं, लद्दाख में अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, बोलते क्या वजह है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ ही दिन पहले हमने ये सारे प्रमोशंस क्लियर कर दिए हैं और इनके ऑर्डर भी निकल गए। और सर जो एसपीओ होता है, जो एसपीओ रिक्रूट करते हैं, उनका भी ड्यूटी जो नॉर्मल Constables एग्जीक्यूटिव की तरह होता है, बराबर तो लेकिन उनकी जो सैलरी remuneration इश्यूज बहुत है, क्योंकि सैलरी काफी जितना लोग को कांस्टेबल से कम मिल रहा 15-20 है। साल से ज़्यादा इसी महकमे में है। हाँ, तो आपको जैसे जानकारी होगी एसपीओज की सैलरी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो मुहैया जो बताया गया है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। 4 फेजेस में मिलती है, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000 की, 15,000 और 18,000 के फेजेस में मिलती है। साथ ही साथ एसपीओज के लिए 15% रिजर्वेशन है पुलिस की नॉर्मल रिक्रूटमेंट। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कई एसपीओज इसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और तीसरी बात यह है कि जो एसपीओज में कुछ वैकेंसीज हैं, वहाँ भी हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं जिसको कि हम जो नॉर्मल कांस्टेबलरी की जो भर्ती करेंगे उस पर जो कुछ रिजर्व लिस्ट बच जाएंगे, जो क्वालिफाई मेन कांस्टेबलरी के लिए नहीं कर पाते हैं, उनको मौका दिया जाएगा ये ऑप्ट आउट करने के लिए कि क्या वो एसपीओ की तरह जॉब करना चाहते हैं, तो उनको वो मौका दिया जाएगा। सर जिनकी एज जो है और एज हो चुका है, जिसमें काफ़ी लोगों का 15-20-25 साल से भी इसी एसपीओ पोस्ट पे ही तैनात है, काफ़ी इस पे क्या? तो उसके लिए तो एक वो सेट क्राइटेरिया है, कुछ एज लिमिट तक ही हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। हालांकि उसमें भी रिलैक्सेशन काफ़ी है, SC/ST की भी रिलैक्सेशन है एज में, और एसपीओज की भी काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है जो रेगुलर कैंडिडेट्स के बनस्पत। सर, अभी आप एपेक्स और केडीआई को अपील कर रहे थे कि प्रोटेस्ट ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं सर उनको ये भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो बातचीत के बीच में काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट भी सबमिट किया था उन्होंने, और अभी दोबारा जैसे उनका कहना है कि दोबारा स्टेट खुद को चलाने के लिए किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, तो काफ़ी सारी बातचीत है इसमें। तो क्या एमएचए किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आने वाले वक्त में? और क्योंकि ये डिले जो है शायद उसी का एक फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं, प्लस जब वो प्रोटेस्ट की बात करते हैं सर, वो एक डेमोक्रेटिक राइट होता है हर किसी का, तो उसको किस तरह से क्योंकि बीते दिनों में 24 सितंबर के अगर हम इंसिडेंट लें तो बहुत कुछ जो है जो लद्दाख के लोग जितना यहाँ पे बॉर्डर पे रहते हैं और जितना हिंदुस्तान के लिए वो काम करते हैं, वो अंदर से उतने हिंदुस्तानी है। जो टैगलाइन एंटी नेशनल का लगा था उससे काफ़ी गुस्सा है, और पुलिस और पब्लिक के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं अभी भी। उसको किस तरह कम किया जाए और इस मुद्दे को किस तरह सुलझाया जा सकता है सर? देखिए, जो गृह मंत्रालय है, मैंने पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी उसके बाद ये सार्वजनिक तौर पे कहा था कि मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में, डेमोक्रेटिक माहौल में हुई।
जो एपेक्स बॉडी है, जो हाई पावर कमेटी है, उसके अंदर LBA और KDA के अलग अलग प्रपोज़ल हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टेटहुड चाहिए, कुछ वो लोग ये कहते हैं यूटी विद लेजिस्लेचर चाहिए, कोई 6 शेड्यूल की बात करता है, और एक मसौदा जो है इस तरह का बना करके होम मिनिस्ट्री में रखा गया। होम मिनिस्ट्री ने उस पर कुछ सवाल पूछे कि यूनानिमस ऐसा नहीं लग रहा कि एक मत है, और कुछ लोग और भी हैं जो कि इस कमेटी का पार्ट नहीं हैं, जो बाकी इलाके में रहते हैं, ज़ांस्कार में रहते हैं, बाकी जगह रहते हैं, वो कुछ और बात रखते हैं। तो कोई ऐसा फैसला, पहली बात है, जिसका इस इलाके के अगले 50 वर्ष के लिए जिसका इम्पैक्ट होना है, उसका कोई 15 दिन के अंदर तो फैसला हो नहीं सकता। पिछली मीटिंग जो हुई है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें कल 5 फरवरी कब हुई थी, 4 फरवरी को, तो उसमें उसके बाद अब 1 महीना हुआ है, तो गृह मंत्रालय के पास भी तमाम और चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर वो मंथन करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ से जो लोग गए थे उनसे भी कहा गया था, आप भी अपनी आपस में मंथन करिए, लोगों से बात करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग वर्ग के जो इस सारी चीज़ से जुड़े हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उस वर्ग से बात हुई? जो संस्कार के लोग हैं, क्या उनसे पूरी तरह से बात हुई? क्या ये हम मान लें कि जो अभी एक ग्रुप जो आया है उसी में 3-4 अलग मसौदे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमको एक कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। उसमें तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि क्या ये सस्टेनेबल है, यहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतरी है, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनका भी इंटरेस्ट देखना हो। बहुत से लोगों को सरकारी नौकरियों में जुड़े हैं, मेरे ख्याल में अगर पूरा हम आंकलन करें तो मुझे लगता है कि 1/3 कम से कम पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि कहीं ना कहीं सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो इस पे बड़ी, और युवा लोगों की क्या सोच है, कुछ जो मांगे रखी जा रही हैं उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या सब लोगों को समझाई गई हैं? तो इस पे तो मेरे ख्याल में लोगों को मंथन भी करना होगा और आपस में चर्चा भी करनी होगी, तभी जाके इसका कुछ निकलेगा। ये कहना कि भाई ठीक है, किसी ने, मुझे लगता है कभी किसी टाइम पे कुछ कहा होगा जिससे लोगों को बात चुभ गई, लेकिन उसको दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई भी हमारे में से, मेरे ख्याल में जो अधिकारी हैं, चाहे ये हैं, चाहे हम हैं, कोई और हैं, उनकी सोच में, जहन में, दिल में ऐसी बात तो है ही नहीं कि लद्दाखियों से ज़्यादा राष्ट्रवादी तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में और कोई है ही नहीं। तो उस चीज़ को तो दिल से निकाल लेना चाहिए। उसको दिल में बैठा के बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लद्दाख तो शांति का प्रतीक था पूरी दुनिया में, उसी को बरकरार रखना है। अभी अगले महीने, मई के महीने में यहाँ लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स आ रहे हैं। ऐसे में माहौल को हमें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ के अंदर प्रेयर्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, लोगों को स्वागत करना चाहिए, उस चीज़ से जोड़ना चाहिए जो बुद्धा का संदेश ही शांति का था। तो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट हम मना नहीं करते हैं, हम इसीलिए अपील कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम मना कर रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं। मैं तो खुद बात करी थी उनकी लीडरशिप से, वायदे में मैंने कहा था कि आप ये बात को सोचिए, आपस में चिंतन करिए कि क्या ये सही है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, जिस तरह मिडिल ईस्ट के जो हालात उनको मिल चुका है, वो अभी कर रहे हैं, DC ऑफिस उसके ऊपर कर रहा है मेरे ख्याल से। सर, जिस तरह मिडिल ईस्ट में जो हालात अभी बना हुआ है सर, लद्दाख जैसे दूर दराज इलाकों में काफ़ी पैनिक है सर, क्योंकि गैस का काफ़ी समस्या है। लोग बड़े बड़े लंबे लंबे लाइनों में बैठे हैं सर। लोग बोल रहे हैं कि गैस बंद हो जाएगा, और एजेंसी जो है OTP भी नहीं दे रहे हैं सर। इसके बारे में सरकार, UT सरकार किस तरह के कदम उठा? नहीं, इसमें ऑयल जो गैस की कंपनियां हैं तमाम, उसके साथ ने मीटिंग करी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनके पास सफिशेंट स्टॉक अवेलेबल है। लद्दाख के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अच्छी बात यह है बाकी इलाकों के मुकाबले में कि यहाँ विंटर का स्टॉक यूँ भी वो लोग रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल इमीडिएट फ्यूचर में कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, मेरा क्वेश्चन DG सर से है। सर, सितंबर 24 के बाद काफ़ी चेंजेस आया सोसाइटी में, और काफ़ी लोगों का कंप्लेंट है कि कोई सोशल मीडिया पे कोई कमेंट्स डाल दे या स्टेटस डाल दे तो उनको इंटेरोगेट किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, और किसी को
बहुत से लोगों को तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद करवाने को बोल। इससे लोगों में काफ़ी डर बैठ गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी अगेंस्ट चल रहे हैं करके। इस पे किस तरह से एश्योर करेंगे कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस और पुलिस का रिलेशन बना रहे सर? मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप पोस्ट करें वो एक जिम्मेदारी के साथ करें। जब आप जिम्मेदारी अपनी समझेंगे और उसके हिसाब से पोस्ट करेंगे तो कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता है, सिचुएशन आएगी जब आपको किसी बात पे बुलाया जाए और पूछताछ की जाए। तो उस जिम्मेदारी को समझें और उसके हिसाब से करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, हर किसी को नहीं बुलाया जाता, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जहाँ तक लोगों से जुड़ाव की बात है, हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती रहती है, मैंने भी कई इलाकों का दौरा किया है। लोग इन बातों के अलावा लाइब्रेरी में किताबें मांगते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मांगते हैं, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नुब्रा में अभी हमने काफ़ी जगह पे ये प्रोवाइड करना है, परचेजिंग हो गई है उनकी, सिविक एक्शन के तहत भी हम काम कर रहे हैं। तो लोगों से जुड़ने की हमारी पूरी कोशिश है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आना चाहते हैं, उनका हम वेलकम करेंगे, उनको प्रॉपर कोचिंग देंगे ताकि वो हमारे महकमे का हिस्सा बन के देश की तरक्की में साथ दें। सर, इनके क्वेश्चन पे एक सप्लीमेंट, जिस तरह से जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 24 सितंबर के बाद, उसके बाद से जो व्हाट्सअप ग्रुप है सारे एडमिन मोड पे रखा गया है, ऑर्डर दिया गया है, वो अभी तक लिव नहीं हुआ। जबकि सोशल मीडिया का अदर प्लेटफॉर्म खुला है जिसमें फेक आईडी के माध्यम से नेगेटिव कमेंट करते हैं, एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी में क्लैश होने का भी चांसेस रहता है। तो ये व्हाट्सअप में जो एडमिन मोड पे वो कब तक रहेंगे सर? क्योंकि लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो बंद हो जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के किसी भी ग्रुपिंग पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जितनी मर्जी ग्रुप्स बनाएं और आपस नहीं में सर, एडमिन मोड पे रखने के लिए हिदायत दिया है, तो जिसमें हर मेंबर कोई- होता है वो कुछ नहीं कह पाता है। जो एडमिन हो ऐसी वो कोई हिदायत तो नहीं हो, पुलिस के थ्रू कोई ऐसी हिदायत नहीं पास की गई है। अगर ऐसी कुछ होगी तो उसको मैं रिव्यू करूँगा। और सर जो फेक आईडी को किस तरह से हम टैकल करेंगे? क्योंकि उसके माध्यम से काफ़ी सोसाइटी में तनाव फैलने की वो रखते हैं, मतलब चांसेस रहता है सर। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, चाहे फेसबुक हो, सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम हो। हर चीज़ जैसे फेक आईडीज़ है, अगर जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती है उसके एक मैकेनिज्म है, इसको जो साइबर इश्यूज़ को एड्रेस करने का, वो मैकेनिज्म वेल एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है। उसके ज़रिए हम फेक आईडीज़ को एड्रेस करते हैं। उस पर वक्त लगता है थोड़ा, मतलब वो जैसे कि अगर कोई फेक आईडी एस्टेब्लिश होती है और उससे कोई गलत किस्म के कमेंट दिए जाते हैं तो उसको वहाँ तक पहुँचना, उस फेक आईडी के क्रिएटर तक पहुँचना, ये एक प्रोसेस है जिसको हम चलाते हैं और कई बार इस पर एक्शन भी लिया जाता है। सी सर, जो लद्दाख सेपरेट कैडर जो पब्लिक सर्विस की मांग करते हुए काफ़ी साल हो गया, अभी 6-7 साल से कि पीएस हो चाहे केएस हो, एक भी रिक्रूटमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उसको नहीं, इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं और इसको ये गृह मंत्रालय के साथ चर्चा का विषय है। तो मुझे लगता है इसका भी कोई ना कोई जल्दी रास्ता सलूशन निकलेगा। हम युवा लोग आके हमसे मिले हैं कि जो सरकारी जो इस तरह की प्रशासनिक नौकरियां हैं उसमें आना चाहते हैं, तो इसका हल निकालेंगे। सर, जो अंडरटेकिंग का जो विड्रॉल का भी ऑप्शंस आने वाले वक्त में बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी कंसर्न है युवाओं का। कौन सा वाला? जो अभी मैंने आपको पहले एफिडेविट वाला? हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, हटा रहे हैं उसको। सर, दूसरा ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि युवाओं को ज़्यादा चांसेस दे रहे, चाहे ना ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट एंटिटी में काम कर सकते हैं। जो 24 का इंसिडेंट रहा सर, उसमें कुछ युवा है जो जेल भी गए, उनके ऊपर काफ़ी केसेस भी हैं, तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, 24 सितंबर में ना तो हम थे ना ये थे। हाँ, उनके केसेस लेकिन पे जो सर। केसेस हैं वो एक जुडिशियल प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया को हम अपने स्तर पे तो उसका कोई हल नहीं निकाल सकते, वो तो प्रोसेस है और वो कानून के तहत होता है। उसका सोल्यूशन तो वही कानून से निकलता है। ठीक है, थैंक यू।